हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अ वेरी वार्म वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 7th में आप लोगों का चैप्टर चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोगों को परिवहन के बारे में बात करनी है कि किस तरह से पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम किया जाता है। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड और हम इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जैसा कि क्लास 7th में आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 है जंतुओं और पादप में परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जब इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों को किसके बारे में बात करनी है? परिसंचरण तंत्र के बारे में हमने बात करी कि किस तरह से जो पोषक तत्व हैं वो शरीर के हर एक भाग में पहुंचाए जाते हैं और किस तरह से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं उनके लिए स्पेसिफिक अंगों के द्वारा, विशिष्ट अंगों के द्वारा। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में बच्चों ब्लड के बारे में पढ़ा था, रक्त के बारे में, कि रक्त की संरचना क्या होती है, रक्त किस तरह से होता है, रक्त किन किन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो आपने जाना था कि जो रक्त है बच्चों वो एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, और वो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, जिनमें से मैंने आपको रेड ब्लड सेल्स के बारे में बताया था, लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में बताया था, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताया था, श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में बताया था, और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बताया था, यानी कि रक्त पट्टिकाणुओं के बारे में। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उन्हीं के कारण ब्लड क्लॉटिंग होती है, और जैसे आप कभी खेलते खेलते यदि गिर जाते हैं तो गिरने के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, वहां से खून बहना बंद हो जाता है ना? तो क्यों खून बहना बंद हो जाता है? ब्लड प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण ही जो होता है उसके अंदर खून बहना बंद होता है। तो अब हम लोगों को क्या जानना है, क्योंकि हम परिवहन के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से पोषक तत्वों का परिवहन होता है शरीर में। तो अब हम लोगों को जो पढ़ना है बच्चों, वो हमें पढ़ना है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। हम बात करते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में कि आफ्टर ब्लड डोनेशन, आप सभी ने क्या सुना होगा कभी, जैसे मान लो किसी को चोट लग गई, बहुत ज्यादा खून बह गया, ब्लड लॉस हो गया, तो क्या करना पड़ता है? रक्तदान, ब्लड डोनेशन करना पड़ता है। तो जब ब्लड डोनेशन के बाद क्या होता है, द फ्लूइड गेट्स रिप्लेस्ड। ऐसा मतलब हो सकता है आपको ना पता हो, तो आपको ये लगता हो कि जितना शरीर में खून है तो उतना शरीर में खून दान कर देने के बाद क्या होता होगा, खून उतना कम हो जाता होगा शरीर से, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। आफ्टर ब्लड डोनेशन द फ्लूइड गेट्स रिप्लेस्ड इन फ्यू आवर्स। कुछ ही घंटों में वो कमी जो है वो पूरी हो जाती है इन द रेड ब्लड सेल्स विद इन 4 वीक्स। कुछ घंटों में ही वो जो उसके अंदर जो प्लाज्मा, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि तरल संयोजी ऊतक में जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो प्लाज्मा होता है, तो उसकी कमी रिप्लेस कर दी जाती है कुछ ही घंटों में, और जो रेड ब्लड सेल्स निकलती हैं उनको पूरा होने में 4 हफ्ते लगते हैं कम से कम। तो इसलिए 2 ब्लड डोनेशन के बीच में कम से कम 2 महीनों का समय होना चाहिए। It takes around 8 weeks to restore the iron lost after donation. Platelets are produced at the rate of 200 billion per day in the human body. मानव शरीर में प्लेटलेट्स जो हैं वो 200 बिलियन पर डे के हिसाब से बनती हैं अगर एक स्वस्थ शरीर है तो। और आयरन कंटेंट जो रक्तदान करने के बाद लॉस हो जाता है उसको रिस्टोर करने में कम से कम 8 हफ्ते लगते हैं। तो इसलिए अगर रक्तदान पुनः रक्तदान करने के लिए कम से कम 2 महीने से ज्यादा का टाइम लगता है। फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त का क्या काम है? रक्त का काम जो है बच्चों, इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पोषक तत्वों को और ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम जो है वो कौन करता है? रक्त करता है। आप सबको पता है कि हमारे शरीर में लगातार जो बह रहा है
फ्लूइड के रूप में नीचे से ऊपर, तो वो क्या है बच्चों, पूरे शरीर में के हर एक अंग तक उसकी पहुंच होती है, और वो होता है ब्लड यानी कि रक्त। उसका ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि रक्त क्या करता है, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजन का शरीर के विभिन्न भागों तक। It also carries waste material from the different parts of the body to be removed by the excretory organs. वो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल हैं, वो शरीर के अलग अलग भागों से वेस्ट मटेरियल्स को भी कलेक्ट करता है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है। तो वहां से कलेक्ट करने का, एक्सक्रीटरी ऑर्गन से बाहर निकालने के लिए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं, उनको कलेक्ट करने का काम कौन करता है, वो काम भी रक्त ही करता है। तो अब हम आगे बात करेंगे धीरे धीरे कि कौन सी मतलब किस तरह से उसका वो सिस्टम सेट होता है। कुछ वाहिकाएं हैं जो अशुद्ध रक्त को ले जाती होंगी, कुछ वाहिकाएं जो हैं वो शुद्ध रक्त को ट्रांसपोर्ट करती होंगी, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। केमिकल मैसेंजर्स लाइक हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। हार्मोन्स जो हैं बच्चों, वो भी केमिकल मैसेंजर्स यानी कि जो रसायन वाले जो संदेश वाहक हैं, हार्मोन्स हैं, वो भी ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ले जाए जाते हैं। प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस कैरिंग जर्म्स। जर्म्स से बचाने के लिए, डिजीजेस से बचाने के लिए भी, शरीर की हमारी सुरक्षा के लिए भी ब्लड जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमारे शरीर के उचित तापमान को मेंटेन करने में भी कौन हेल्प करता है, ब्लड ही हेल्प करता है। एक कॉन्सेप्ट है ब्लड क्लॉटिंग का, यानी कि रक्त का थक्का जमने का कॉन्सेप्ट। क्लॉटिंग इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का जमना रक्त का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस एट द टाइम ऑफ एनी फिजिकल इंजरी। जो ये रक्त का थक्का बनने का गुण है, ब्लड क्लॉट हो जाने का गुण है, ये इसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट गुण है बच्चों, क्योंकि ये हेल्प करता है अगर कहीं किसी प्रकार की शारीरिक दुर्घटना हो जाए, फिजिकल इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, तो उस समय पे ब्लड क्लॉटिंग ही ब्लड लॉस से बचाने का काम करती है। अभी लास्ट सेशन में हम लोगों ने चर्चा करी थी, द ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स, यानी ब्लड में जो 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो उसमें से जो ब्लड में पाई जाने वाली प्लेटलेट्स होती हैं, वही प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड क्लॉटिंग के फंक्शन के लिए। व्हेन इन फिजिकल इंजरी डैमेजेस अ ब्लड वेसल, द प्लेटलेट्स रिलीज एन एंजाइम दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन, थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। तो ये आप बड़ी क्लासेस में जब पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन उसके कारण क्या होता है, बस इतना समझेंगे कि जो प्लेटलेट्स में मौजूद एंजाइम होता है, वही जो है खून के जमने का कारण होता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो किसके कारण होती है, ब्लड प्लेटलेट्स के कारण होती है, इसीलिए इसको थ्रोम्बोप्लास्ट भी कहते हैं, है ना। जब आप लोग पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में, तीनों कोशिकाओं के बारे में, तो इरिथ्रोसाइट्स पढ़ा था आपने, और उसके बाद फिर एक ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा गया था। तो वो क्यों कहा गया था, क्योंकि वो खून का थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। कौन, खून का थक्का जमाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थी। लिम्फ क्या है, लिम्फ इज अ वाटरी क्लियर फ्लूइड, इट इज ब्लड माइनस आरबीसीज। द सेलुलर पार्ट ऑफ लिम्फ कंस्टिट्यूट्स ओनली ल्यूकोसाइट्स। उसमें क्या होती है, केवल WBCs पाई जाती हैं। दिस फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट्स इम्यून सेल्स एंड अदर फैक्टर्स थ्रू आउट द बॉडी। It also interacts with the blood circulatory system to drain fluid from cells and tissues. तो lymphatic system क्या है, immune cells इसके अंदर होती हैं, which protects the body against foreign antigens, viruses, bacteria that invade the body. Lymph also help in transporting nutrition and oxygen to various body parts. ठीक है, अब हम लोगों को बच्चों
ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। तो ब्लड ग्रुप्स आप सबको पता है कि अलग अलग होते हैं। ब्लड ग्रुप्स कौन कौन सा होता है? 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो एक अलग से इंफॉर्मेशन है कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सिंस इट कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड इनटू एनी पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ओ वाला जो व्यक्ति है उसको आप यूनिवर्सल डोनर कहते हैं या सर्वदाता कहते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। और ब्लड ग्रुप ए बी इज नोन एज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर सिंस इट कैन रिसीव एनी ब्लड ग्रुप, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो किसी भी दूसरे ग्रुप के ब्लड को उसके शरीर में चढ़ाया जा सकता है, इसीलिए वो सर्वग्राही या यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। ठीक, तो ये आपका ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी है। तो इसके बारे में हम RH फैक्टर हम बात करेंगे बच्चों। अब ब्लड को जब समझ रहे हैं तो हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, रक्त वाहिनियों के बारे में, रक्त वाहिकाओं के बारे में। हम लोगों को आगे क्या पढ़ना है? हम लोगों को हार्ट के बारे में पढ़ना है और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है। तो we know that blood flows inside the blood vessels। आप सबको इतना तो पता ही है, कभी आपने अपना बच्चों का किसी का टेस्ट हुआ होगा या बड़ों का टेस्ट हुआ होगा तो आप सबको पता है कि वेन्स जो नसें होती हैं, जिसको आप साधारण भाषा में नसें कहते हैं, तो नसों से खून निकाल करके ब्लड टेस्ट किया जाता है ना। तो आपको ये तो पता है कि ब्लड जो है शरीर में वो एकदम ओपन नहीं होता और शरीर एक बैग के जैसा नहीं होता, शरीर के अंदर पूरा सिस्टम होता है। तो खून को लाने ले जाने के लिए भी क्या होती हैं? नसें होती हैं, है ना। तो blood flows inside the blood vessels and it performs functions such as transporting oxygen and nutrients to all cells of the body। आप सबको पता है कि हम लोगों का जो शरीर है वो अलग अलग बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो कोशिकाओं तक, हर एक शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन ले जाने का काम और पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम कौन करता है? वो काम ब्लड वेसल्स ही करती हैं, रक्त वाहिनियां ही करती हैं। We also know, आप सबको पता है, that it helps in removing waste materials including carbon dioxide from the body। आप सबको पता है कि अगर काम की चीज पूरे शरीर में पहुंचाने का काम रक्त वाहिनियां करती हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शरीर से बाहर छोड़ने का काम भी कौन करता है? यही रक्त वाहिनियां ही करती हैं। How does blood perform these functions without getting the food and nutrients and the waste materials mixed up? Let's study। कैसे हम बातचीत करते हैं, किस तरह से कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? रक्त वाहिनियां। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, एक रेड कलर की है और दूसरी जो दिखाई पड़ रही है वो ब्लू कलर की है। तो जो रेड कलर की होती है बच्चों, धमनियां, वो कैसी होती हैं? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती हैं और ये लाल रंग में होती हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन किसमें होता है? आरबीसीज में होता है और आरबीसीज से समृद्ध रक्त जो है वो कैसा होता है बच्चों? रेड कलर का होता है। तो शरीर में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना, जो ब्लड को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाती हैं। आप सबको पता है कि जब हम सांस लेते हैं अंदर को, हम मान लीजिए अंदर को इनहेल करते हैं सांस, तो इनहेल करते समय हम क्या लेते हैं? ताजा ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाती है? आपके लंग्स तक पहुंच जाती है, आपके फेफड़ों तक पहुंच जाती है। फेफड़ों में आपके वो ऑक्सीजन भर जाती है। तो फेफड़ों से जो ब्लड है वो इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है।
ठीक है। और उसके बाद सांस, जब उसके बाद कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, हर एक कोशिका में सांस लेने की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन ले ली जाती है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ही उस अशुद्ध रक्त में जो रक्त में मिल जाती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी रक्त ही क्या करता है, ले लेता है। तो होता क्या है कि जब आप इनहेल करते हैं सांस को, तो उस समय पे ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है और इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट शरीर के द्वारा पूरे शरीर में इन्हीं रक्त वाहिकाओं के द्वारा कर दिया जाता है। और उसके बाद रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है उनको वापस ले लेता है और इस ब्लड को फिर वापस कहाँ ले जाया जाता है, हार्ट में ले जाया जाता है। और जहां से ये क्या करता है, फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकाल दी जाती है ना। तो इस प्रकार से आपके शरीर में दो प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। एक तो होता है बच्चों धमनी और दूसरा क्या कहलाता है, शिरा, जिसको आप कहते हैं आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज क्या होती हैं, दे आर टफ elastic tubes that carry blood from the heart and supply it to the various organs of the body. आर्टरीज क्या होती है, धमनियां क्या होती हैं, ये लचकदार ट्यूब्स के जैसी संरचना होती है जो खून को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती हैं आर्टरीज। और ये क्या करती हैं, अलग अलग शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती हैं। तो ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर इन द आर्टरीज, यानी कि आपके शरीर के धमनियों में जो रक्त ब्लड होता है वो बहुत दबाव के साथ बहुत तेज बहता है। आर्टरीज में ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, उसके ऊपर बहुत दबाव होता है, जब वो बहता है बहुत तेज बहता है। एज द आर्टरीज मूव अवे फ्रॉम द हार्ट, ये कह सकते हैं कि आर्टरीज जो है वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूर ले जाने का काम करती हैं, यानी कि पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करती हैं। दे डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स, और जो स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं वो क्या कहलाती हैं, कैपिलरीज कहलाती हैं। दे हैव वेरी थिन वॉल्स। आर्टरीज आर रेड इन कलर। आर्टरीज जो होती हैं, धमनियां जो होती हैं, वो रंग में कैसी होती हैं, लाल रंग की होती हैं। क्यों, बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अब जब हमने पिछले सेशन में बात करी थी तो हमने ये बात करी थी कि जो ब्लड में आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है, उससे ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके हीमोग्लोबिन बन जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो किस में बहता है, वो आर्टरीज में बहता है। इसलिए आर्टरीज जो है वो रंग में कैसी होती हैं, लाल होती हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि आर्टरीज जिनको धमनी कहते हैं आप, तो धमनियां क्या करती हैं, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड के साथ शरीर के सभी भागों में लेकर जाती हैं। और चूंकि जो रक्त प्रवाह होता है आपके पूरे शरीर में, ब्लड का फ्लो होता रहता है, वो बहुत तेजी से होता है और बहुत ज्यादा प्रेशर से होता है। तो जो धमनियां होती हैं, आर्टरीज होती हैं, इनकी जो दीवार होती है, जो इनकी कवरिंग होती है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो थोड़ा मोटी दिखाई पड़ रही है, तो इसकी कवरिंग जो होती है वो कैसी होती है, धमनियों की भित्तियां या दीवार जो होती है वो मोटी होती है और इलास्टिक होती है, प्रत्यास्थ होती है। तो इसको कैसे आप ब्लड फ्लो को समझ सकते हैं उसके बारे में आपको एक एक्टिविटी के बारे में मैं बताती हूँ। कि मान लीजिए आप एक एक्टिविटी करते हैं कि आप अपने दाहिने हाथ की जो बीच की उंगली है और जो फर्स्ट और सेकंड फिंगर, ये दोनों फिंगर को आप अपनी लेफ्ट हैंड की कह सकते हैं जिधर की तरफ आपकी हथेली होती है उस तरफ जब आप उसको टच करेंगे तो आपको कुछ रक्त वाहिकाएं आपको बाहर से दिखाई पड़ती रहती हैं। उस पे आप जब टच करेंगे तो आपको वहां पे, जिसको कहते हैं नाड़ी को अगर चेक करेंगे तो नब्ज को चेक करेंगे तो आपको वहां पे धक 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 ऐसा साउंड महसूस होगा। तो ये जो साउंड है
ये क्या कहलाता है? यही स्पंदन जो है ये नाड़ी स्पंद या नब्ज कहलाती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आर्टरीज में क्या होता है? ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि आप 1 मिनट में कितनी बार ये धक धक होती है, कितनी बार ये स्पंदन होता है, नब्ज आपकी कितना तेज चल रही है या धीमी चल रही है, ये आप इस एक्टिविटी से पता लगा सकते हैं। कैपिलरीज इन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स। तो कैपिलरीज जो हैं वो एक दूसरे में जुड़ जाती हैं वेन्स बनाने के लिए, नसों को बनाने के लिए बारीक बारीक कैपिलरीज जो हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो पहले हम इन स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि जो रेड कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है ये है आपका आर्टरी, और जो ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है वो है वेन। और कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो इस तरह से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और वो वेन्स के अंदर मतलब एक ही नस में शुद्ध रक्त भी होता है और अशुद्ध रक्त भी होता है, और वो अलग अलग नलिकाओं के द्वारा पहुंचाया जाता है, और अलग अलग नलिकाओं के द्वारा अशुद्ध रक्त को हार्ट तक ले जाने का काम, और शुद्ध रक्त को हार्ट से पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम जो है वो ये हमारा ब्लड करता है। ठीक है, तो आपने आर्टरीज के बारे में पढ़ा। जो ये लाल रंग का दिखाई पड़ रहा है ये है आर्टरीज, और जो नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है बच्चों ये है वेन्स। ठीक, तो वेन्स क्या होती हैं? वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। वेन्स आर थिन वॉल्ड as compared to arteries. This is because they bring back blood from the organs to the heart, and blood is no longer under pressure. वेन्स में उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है ब्लड पे। These veins carry deoxygenated blood, यानी जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, या डीऑक्सीजनेटेड का मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई हो, ऐसे ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वेन्स करती हैं। तो ये वेन्स जो होती हैं ये अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती हैं, हार्ट तक पहुंचाती हैं, और शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती हैं। द पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, while the pulmonary vein is the only vein that carried oxygen rich blood. है ना? तो पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी अकेली धमनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को यानी कि ऑक्सीजन युक्त समृद्ध रक्त को कैरी करती है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट के बारे में हम देखते हैं। उसके पहले हमने कुछ क्रियाकलाप किया। आपने नब्ज के बारे में पढ़ा, नब्ज के बारे में समझने की कोशिश की। ठीक है, क्या होता है नब्ज के बारे में? जब आप पढ़ रहे हैं तो नब्ज के बारे में पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बीच में हम नब्ज के बारे में भी पढ़ेंगे। नब्ज में आपने जब अपने हाथ पे हथेली की तरफ 2 उंगलियां लगा के चेक किया तो हर 1 मिनट पे जो नब्ज होती है उसको क्या कहते हैं? स्पंदन दर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्पंदन दर कहते हैं। और अब अपनी सामान्यतः क्या होती है? जो नब्ज होती है वो 72 से 80 नब्ज चलती है, स्पंदन प्रति मिनट में होती है। तो इन आंकड़ों को आप एक्टिविटी को ये करके और लिख सकते हैं। तो जो रक्त वाहिनियां कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर से सभी भागों से वापस हार्ट में लेके जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? वही शिराएं कहलाती हैं। और शिराओं की भित्तियां जो होती हैं, शिराओं की जो दीवार होती है कैपिलरीज की, वो कैसी होती है बच्चों? वो पतली होती है। वेन्स की जो दीवार होती है वो कैसी होती है? ये देखिए, जो वेन्स की दीवार है, देखिए ये आर्टरी की दीवार थोड़ी मोटी दिखाई पड़ रही है, और जो वेन्स की दीवार है वो थोड़ी पतली दिखाई पड़ रही है। तो वेन्स शिराएं जो होती हैं उनकी दीवार जो होती है वो थोड़ा पतली होती है ना। तो शिराओं में वॉल्व्स होते हैं। क्या होते हैं? वॉल्व्स होते हैं, है ना। जो ब्लड है उसको केवल हार्ट की तरफ ही
बहने देते हैं, है ना, वो केवल हार्ट की तरफ ही उसको बहने देते हैं। तो परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था किस तरह से होती है उसके बारे में हम एक चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं उसको आपको अभी बना के दिखाती हूँ। एक डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये डायग्राम है। मान लीजिए कि ये फैली हुई हैं आर्टरीज और वेन्स, इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे कहीं हार्ट है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं हार्ट है। तो इस तरह से ये लंग्स का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये लंग्स का स्ट्रक्चर है ना। तो इस तरह से ये आपस में जुड़ी हुई होती है। है ना, और इसको क्या कहते हैं, इसको फुफ्फुस, धमनी कहते हैं या आर्टरीज कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, फुफ्फुस शिरा कहते हैं। तो अब आप टाइम नहीं है बच्चों, इसलिए अगले सेशन में हम हार्ट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने ब्लड वेसल्स के बारे में जाना। तो मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, धमनी और शिराएं। तो धमनियां जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, शुद्ध रक्त को, और जो वेन्स होती हैं वो अशुद्ध रक्त को कैरी करती हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अगले सेशन में हम और इंटरेस्टिंग हार्ट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आज की कक्षा में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।